हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यू आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पीछे जाकर सारे वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो थोड़ा शशि भाई कमेंट कर रहे थे कि सर हमको आप बोले तो बुरा लगता है क्या, कहिए तो नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, अपलोड करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी शौक़ है कि आप लोग कमेंट करते हैं, हमसे बोलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं कि स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो जो उसका भी कुछ समय आप भी कुछ समझिए, मैं भी आप। तो बोल अब सवाल उठता है कि सर क्या आपका मजबूरियाँ है, तो हम बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक दिन में कितने जीबी डाटा मिलता है, एक दिन में 1.5 GB डाटा मिलता है। एक दिन में 1.5 GB डाटा मिलता है ना, तो हम जब इस वीडियो को अपलोड करते हैं ना, एक वीडियो को बनाकर, तो लगभग 1 GB से लेके 1200 MB, यानी कि 1200 MB 1300 MB लगभग ख़त्म हो जाता है। तो बचा 100 MB, तो 100 MB में या 200 MB में, 200 MB 300 MB में हम कितने वीडियो और अपलोड कर सकते हैं? मात्र ज़्यादा 10 मिनट की या 5 मिनट का वीडियो अपलोड हो सकता है। अगर कहिएगा तो हम एक सुबह इसका अपलोड वीडियो कर देंगे, और एक चैप्टर 2 का, शशि आप बुरा नहीं, मेरा क्यों नहीं हम कर रहे थे, जो बताते हैं आपको। आप चैप्टर 2 जो कर रहे हैं, हम चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बस वो 10 मिनट या 15 मिनट का ही हो सकता है, वीडियो बन सकता है। कहिएगा क्यों सर 10 से 15 मिनट क्यों? क्योंकि उतना ही MB बच सकता है, ये वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उतना ही। और हम बहुत सारे स्टूडेंट और पढ़ते हैं ना, तो उनको कंटिन्यू चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो उनके लिए भी ये है। हम आपके लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि कल से मैं कोशिश करूंगा ना कि 10 मिनट या जितना भी उतना MB बचे, जितना MB बचे जिससे अब वीडियो अपलोड हो जाए, उतना देरी के लिए मैं आपको कल से चैप्टर 2 का भी वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ते रहिए, हमें कमेंट करते तो हमें खुशी मिलता है। ये नहीं कि हम गुस्सा हो जाते हैं या दुखी मिलता है, नाराज़ हो जाते हैं, क्यों बोल दिए। और आप अच्छे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंटों में से हैं, आप पढ़ते हैं इसलिए तो कमेंट करते हैं। नहीं, जो बहुत सारे हैं जो पढ़ते देखते हैं, एक बार वीडियो क्लिक किए चला गया, पढ़ते भी नहीं हैं, उससे हमको तो हमें पता है कि आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए कमेंट करते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा। हम, मेरा कहने का कुछ और मतलब था कि ये नहीं वीडियो दोनों अपलोड नहीं कर सकते, कंटिन्यू चलेगा। तो ठीक है शशि जी, समझ गए होंगे आप। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 को प्रश्न दिया जाएगा, आप उसमें जरूर नीचे कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर मेरा सही है कि नहीं सही है, ठीक है। शशि जी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बातों को सुन रहे हो, तो अवश्य ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। देखिए कि हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन, ये भी जल्दी खत्म कर देते हैं, इसको जल्दी खत्म हो जाएगा। जल संसाधन पता ही होगा, जल संसाधन, इसमें सिंपल चैप्टर है। जल संसाधन क्या है? जल का उपयोग ही करना क्या कहलाएगा? जल संसाधन कराएगा। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी, समाचार पत्र, आकाशवाणी देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ विविक्त अत्यंत प्रलयंकारी थी, जिसे अपार जाल मार की क्षति हुआ था। अब बिहार में 2008 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, जिससे अपार जाल मार की क्षति हुआ था, जिसको हम लोग टीवी ओवी में देखे थे। कौन नदी के द्वारा आया था? कोसी नदी के आया था, कोसी प्रदेश में आया था। क्या यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि जल जहाँ एक और पर्यल का तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाने का भी सभ्यता भी रचते हैं। जल का क्या काम है? जल जो बाढ़ आता है तो इसको से नुकसान भी पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से कह सकता है जल ही हमारे जीवन है, जल ही जीवन है। जल के बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकते हैं। जल हमारे बहुत तरह से मदद करता है और हमारे ज़िंदगी में सुख सुविधाओं भी पहुँचाता है। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी के ही हुआ था। यही कारण है कि जितना विश्व की सभ्यताओं हो, वो मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं हो, सिंधु घाटी की सभ्यताओं हो, जितना भी सभी नदी के किनारे ही बसता होगा। आपके भी देखते होंगे गाँव हो गए, सभी नदी के किनारे ही क्या होते हैं? बसे होंगे। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रही है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में प्रयोग किया रहा है। तो जल का प्रयोग भी कुछ जल विद्युत के रूप में भी किया जा रहा है, और कहीं कहीं औद्योगिक मशीन को गर्म चीज़ हो जाता है, जैसे घर में आग पकता हुआ खाना बनता होगा तो गर्म हो जाता होगा चूल्हा, तो आग से पानी से मिझा दिया जाता होगा। तो जल का औद्योगिक मशीन चलता है तो गर्म हो जाता है, तो मशीन को ठंडा करने के लिए भी क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? पानी का उपयोग। जैसे जनरेटर चलता होगा, तो जनरेटर में देखते हो रेडी वाटर में पानी दिया जाता है, क्यों? चलते चलते गर्म हो जाता है, जिससे रेडी वाटर में चलते रहे तो क्या ठंडा हवा मिले, तो ठंडा मशीन होते रहे।
करा जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग में ढका हुआ है पृथ्वी जल से। ये पूरा पृथ्वी है तो पृथ्वी के अगर 4 भागों में बांटे तो 3 भाग कौन चीज़ है? जल से। ये पूरा 3 भाग क्या चीज़ से बना हुआ है? जल से है। और एक ही भाग क्या है? थल से है। अधिकांश जल लवणीय है और जितना अधिकांश भाग है जल लवणीय यानी कि साल्टी, नमक की मात्रा ज़्यादा है जिसे हम पी नहीं सकते, उपयोग नहीं कर सकते पीने में। करा कि स्वच्छ जल सतही पर अफवाह और भूमिगत जल स्रोत प्राप्त होता है। जो स्वच्छ जल जो पीने लायक पानी होता है वो भूमिगत जल जो भूमि जमीन से निकल चापाकल मोटर किसी चीज़ के माध्यम से निकालते हैं, कुआं के माध्यम से निकालते हैं, उस भूमिगत जल कहलाता है, वही स्वच्छ जल है। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। जल चक्र गतिशील होते हैं जिस कारण जल का नवीकरण निर्बंध गति से हो जाता है। यही कारण यह है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है। तो कह सकते हैं कि जल एक कैसा साधन है? तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? ये नवीकरणीय ये बन सकता है, खत्म होने वाला चीज़ नहीं। इसको बार बार एक ही चीज़ को प्रयोग अलग अलग चीज़ में प्रयोग किया जा सकता है। इसे नवीकरणीय कहते हैं। बोलते हैं अनवीकरणीय कि जिसको एक बार प्रयोग कर लिए दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उस अनवीकरणीय कहलाता है। जैसे कोयला को जलाएं दोबारा जला सकते हैं? नहीं। तो एक बार प्रयोग किया तो क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय। और पानी है जो नवीकरणीय, एक बार पानी का उपयोग किया उसको बार बार वही पानी को फिल्टर करके किसी न किसी माध्यम से उपयोग कर सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय कहलाता है। फिर भी विश्व के अनेक देश का क्षेत्र जल से प्यासे हैं। पानी 3 हिस्सा में पानी है पृथ्वी, फिर भी बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पानी क्या है? प्यासे हैं, पानी वहाँ प्राप्त ही नहीं है। जल स्रोत, जल का स्रोत क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के अधिकांश स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लांट की संज्ञा दी गई है। यह जीवों के उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूप में पाए जाते हैं। पहला पृथ्वी पर जल बहुत विभिन्न तरीके से पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला भूपृष्ठ जल, जब भूमि के जमीन के नीचे वाला जो पानी रहेगा वो भूपृष्ठ जल कहलाएगा। दूसरा भूपृष्ठ जल, जो भूमि के ऊपर वाला सतह में पानी रहेगा वो भूपृष्ठ जल कहलाएगा। जैसे तालाब में, नली में, झील में, ये सब क्या चीज़ कहलाएगा? भूपृष्ठ जल कहलाएगा। भूमिगत जल जो जमीन के नीचे रहेगा, जिसको पंप के द्वारा हम लोग निकालते हैं, कुआं के द्वारा निकालते हैं, भूमिगत जल कहलाएगा। तीसरा वायुमंडलीय जल, जो हवा में जो पानी की मात्रा रहता है उसमें वो कौन जल कहलाता है? वायुमंडलीय जल कहता है। सर कैसे रहता है? हम कभी आप ठंडा बोतल देखते होंगे ना, तो बोतल ठंडा रहता होगा नहीं, तो बोतल के चारों तरफ क्या चाहिए? पानी जम जाता होगा। तो बोतल के चारों तरफ पानी जमा क्यों? जब वो ये नहीं कि उस पानी से बोतल में छिद्र था इसलिए पानी उससे निकला तो जम गया, ऐसा नहीं। उसमें इसलिए जमा नहीं क्योंकि उससे क्या वायुमंडल में हवा में जो पानी मौजूद था गैस के रूप में, उसमें जब ठंडा सटा तो ठंडा हो गया, ठंडा होकर उसमें सट गया, बूंदे बूंद आ गया, इसलिए उसको वायुमंडलीय जल। महासागरीय जल, अब महासागर में जो जल पाया जाता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सब महासागर, वो कौन जल कहलाता है? महासागरीय जल कहलाता है। कौन जल कहलाता है? महासागरीय जल। क्या आप जानते हैं? डू यू नो विश्व के कुल जल आयत का 96.5% जल महासागर में। जितना विश्व में पानी है उसका 96 यानी कि लगभग 97% पानी कहाँ? महासागर में, जो पीने लायक नहीं है। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदु है। मृदु मतलब अलवणीय, जिसमें मृदन है, जो स्वच्छ जल कहेंगे, जो हम लोग पीने में, खाने में उपयोग कर सकते हैं, वो मृदु जल कहलाता है या अलवणीय जल कहलाता है। मात्र कितना? 2.5% ही है। जल भंडारण को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र होता है। इसे जल संधि की संज्ञा भी दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जल संग्रह होता है, इसलिए जल संधि इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ तो ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे महासागर में, पूरे विश्व में, भारत में, विश्व में कितने जल हैं? 95.5 5 पॉइंट क्या चीज़ है? लवणीय जल है, और मात्र 2.5 मृदु जल है, जिसको कहते हैं अलवणीय जल। जीवन में भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। जो हम लोग जीवन जीते हैं उसमें 2 ही प्रकार का जल का उपयोग किया जाता है, एक भूपृष्ठीय जल, एक भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल जो ऊपर नदी, नाला, तालाब, झील में रहता है वो भूपृष्ठीय जल कहलाता है, और भूमिगत जल जो जमीन के नीचे जो पंप के द्वारा, मोटर के द्वारा या चापाकल के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, वो क्या कहलाएगा? भूमिगत जल कहलाएगा। तो यही उपयोग होता है, इसलिए यही दोनों के बारे में क्या चीज़ करने के लिए मिल दिया? पढ़ने के लिए
दिया गया है। कौन गया है? दिया गया है। करा भूपृष्ठीय जल। कौन पृष्ठीय? भूपृष्ठीय जल। देखते हैं भूपृष्ठीय जल क्या है, जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो करा धरातल पर भूपृष्ठ जल का मूल स्रोत वर्षण है। यानी कि धरातल पर, जमीन पर पानी कहाँ से आएगा? वर्षा होगा तो जमीन पर पानी गिरेगा, उसमें नली नाला तालाब झील में रहेगा। नहीं होगा, नहीं गिरेगा, नहीं रहेगा। तो कह रहा है वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कह रहा कि जितना भी वर्षा जल है वो वाष्पीकृत होकर लगभग 20% भाग कहाँ चल जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत जल हो जाते हैं, जबकि अधिकांश भाग नदी नालों झील तालाब तथा ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर एवं महासागर में जा मिलता है। उपर्युक्त में ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठ या जल धरातलीय जल कहलाते हैं। यहाँ यही कारण होता है कि धरातल के ऊपर जितने भी जल पाए जाते हैं या तो धरातलीय जल कहलाएगा या भूपृष्ठ जल कहलाएंगे। करा भूमिगत जल। कौन जल? भूमिगत जल। वर्षा जल के धरातल छिद्र से रिस कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यमों से जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाते हैं। इसे प्रक्रिया को एकत्रित कर भव जल के नाम से भी जाना जाता है। बोल सर समझ में नहीं आया, कौन समझाइए हम कि देखिए ये धरातल है। कौन तल है? धरातल। इस पर धरातल ऐसा तो होता नहीं, तो ऊंचा नीचा है। इस पर धरातल पर क्या हुए? जल गिरे। क्या गिरे? जल गिरे। जल गिरे, ऊपर से वर्षा हुआ तो वर्षा हुआ। मेघारे वर्षा वर्षा मेघारे वर्षा, तो जल हुआ तो जल ही हुआ, जल गिरा तो जमीन में क्या होता है? छिद्र होते छोटे छोटे, तो ये रिस कर क्या हो जाएंगे? जल नीचे की ओर जाएंगे। और जब ये रिस कर जल नीचे की ओर जाएंगे न, तो होगा क्या? जो बताते हैं, जब रिस कर नीचे की ओर जाएंगे जल, तो इसमें होगा यह होगा कि नीचे ठोस जो सैल है, कठोर सैल होंगे, जो पत्थर उथल होते हैं, तो रिस कर नीचे आकर इस पर क्या हो जाएंगे? जमा होता चल जाएंगे। और इसके नीचे रिसेंगे नहीं, क्योंकि कैसा? ठोस, पृथ्वी के अंदर वाला भाग है जो कठोर ठोस पत्थर शैलीय से बना हुआ, आवरण से बना हुआ। तो रिस के यहाँ नीचे चलाएं, तो ये जो सारा जल जो इकट्ठा हुआ, कैसा जल हुआ? भूमिगत जल हुआ। हम यहाँ चापाकल के माध्यम से क्या करेंगे? और चापाकल के माध्यम से इसको बाहर निकालेंगे। चापाकल के माध्यम से कुआं खोद कर निकालेंगे, बोरवेल धसा कर निकालेंगे। अब इसका उल्टा देखते, भूमिगत जल कब नहीं होगा? वर्षा नहीं होगा तो क्या रिस कर पानी नीचे जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब पानी रिस कर नीचे नहीं जाएंगे तो क्या जल एकत्रित हो पाएगा? इस सैलो चट्टानों पर नहीं हो पाएगा। और जब सैलो चट्टानों पर जल एकत्रित नहीं हो पाएगा तो क्या यहाँ पर जल का लेवल कमेगा कि बढ़ेगा? तो कमते चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा एकाची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जल। तो यानी कि मुख्य कारण है जल में भूमिगत जल होने के लिए मुख्य कारण क्या? वर्षा। वर्षा होगा तो पृष्ठीय जल भी होगा, पृष्ठीय जल होगा तो वो रिसा कर नीचे जाएगा, तो भूमिगत जल वही बन जाएगा। कह जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण क्या है, कैसे, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व के हिसाब से देखा जाए तो ने तो अधिकांश जल कौन सा गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और स्थलीय और गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धरातल करते हैं, फिर भी जैव विविधताएं होती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब ये विविधताएं महत्वपूर्ण होगी तो क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए जल संसाधन क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? क्या आप जानते हैं इसको कहते हैं कौन वाली डिबिया? ग्रीन वाली डिबिया, हरी वाली डिबिया। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75%, मृदु जल मतलब जैसे शुद्ध जल, लवणीय जल। अब लवणीय जल कितना है? मात्र 2.5% है लवणीय जल पृथ्वी पर। इसका 2.5 का 75% कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर का या कह सकते हैं हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है।
यानी 2.5 का 75% बर्फ के रूप में है। कहाँ? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ से चादर से ढका हुआ। अब मात्र उसका 2.5 का 25% कौन जल है? भूमिगत जल है, जिसका पूरे भारत में पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोच लीजिए कितना कम जल है तो पूरा सबसे ज़्यादा जल ही, लेकिन ये है क्या? कम ही इसका उपयोग किया जाता है, कम। मछलियाँ समुद्री जीव जंतु वनस्पति एवं खनिजों का भंडारण पाया जाता है। मछलियाँ के समुद्री जीव जंतु वनस्पति एवं खनिजों का भंडारण पाया जाता है। भारत में जल, किसमें जल? भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत के विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। पूरा विश्व में जितना लोग रहते हैं, मानो पूरा विश्व में 100 लोग रहते हैं तो 16 लोग कहाँ रहते हैं? सिर्फ भारत में रहते हैं। तो विश्व का 16% लोग वहाँ कहाँ निवास करते हैं? भारत में। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल की उपलब्धता है, और यहाँ 16% के लिए कम से कम कितना जल की आवश्यकता चाहिए? 4% की उपलब्धता है। भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा से तथा 1859 घन किलोमीटर जल पृष्ठीय भूमि से प्राप्त होता है। तो भारत में जल मुख्यतः सबसे ज़्यादा कौन से प्राप्त होता है? वर्षा जल से प्राप्त होता है। और पृष्ठीय जल से कहाँ से प्राप्त होता है? 1859 से होता है, पृष्ठीय घन किलोमीटर प्राप्त होता है। कुल भूपृष्ठ जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होता है। कहाँ कहाँ होता है? जितना है वो 2/3 भाग, जितना भी भूपृष्ठीय जल है उसका 2/3 यानी कि पूरा 3 भाग है जल है, तो उसका 2 भाग कहाँ से, कौन सी नदियों से प्राप्त होता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से प्राप्त होता है। आज भारत में लगभग भंडारण हेतु जलाशय का निर्माण दुर्ग गति से हो रहा है, जिसका जल भंडारण की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश की स्वतंत्रता का समय मात्र 18 अरब घन लीटर थी। मात्र स्वतंत्र था तो मात्र 18 लीटर धन की आवश्यकता थी, लेकिन अभी 174 अरब घन लीटर की पानी की आवश्यकता है। यानी कि स्वतंत्र में का कितना, यानी कि 1947 की बात हो रहा है। कब की बात हो रहा है? 1947 के। और उसके अभी 2022 में देखा जाए तो कितना? 174। अभी 18 अरब था उस समय, अभी 174 अरब घन लीटर की आवश्यकता है। आप करेंगे सर इसको बढ़िया से खाली आप पढ़ के बता रहे हैं, समझाने के, इसमें कुछ समझाने का चीज़ ही नहीं है, इसलिए नहीं समझा पा रहे। मात्र 4% जो है लिखा हुआ, फैक्ट लिखा हुआ, और इसमें कुछ जो समझने लायक कुछ है ही नहीं। क्या आप जानते हैं? डू यू नो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों को क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान है। ब्रह्मपुत्र 8वां स्थान पर है, गंगा 10वां स्थान पर है। पूरे विश्व में नदियों का 10वां स्थान में इन दोनों नदियों का भी स्थान है। केवल 690 अरब घन मीटर जल की ही उपयोग किया जा सकता उपयोग कर पाते हैं। और यहाँ की सिर्फ कितना उपयोग कर पाते हैं? 690 अरब घन लीटर उपयोग कर पाते हैं, जो कुल भारत के जल का 32% है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह कौन प्रवाह? वार्षिक प्रवाह कौन पुत्र? ब्रह्मपुत्र प्रवाह होते हुए उपयोग योग एवं जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है। अगर उपयोग योग जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। इसके जल भंडारण करने की क्षमता 47% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा निम्न सारणी से लगाया जा सकता है। इसका 97% जल धारण करने का क्षमता है, और कुछ जो नदियों का है जो योग्यता हमको क्या चीज़ से लगाया जा सकता है? ये दिया हुआ है भूमिगत द्रोणी नदियाँ, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो क्या दिया हुआ जो देख लीजिए सारणी में दिया, भारत नदियों द्वारा द्रोणी के अनुसार पृष्ठ और भूमिगत जल का वितरण दिया हुआ कि पृष्ठ और भूमिगत जल कितने प्राप्त हुए हैं भारत में। तो इसको हम लोग देखते हैं चार्ट में, तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है नदी द्रोणी, कौन द्रोणी? नदी द्रोणी। नदी द्रोणी यानी कि नदियाँ का क्या है? नाम है। पृष्ठ जल प्रवाह, वार्षिक प्रवाह और उपयोग के इतना प्रवाह होता है, इतना उपयोग में लाया जाता है, जिसके बारे में। भूमिगत जल का आपूर्ति इतना होता है, उसका उपयोग कितना किया जाता है जो है। तो सबसे पहले कौन नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी में वार्षिक प्रवाह कितना जल होता है घन लीटर में? 713 घन लीटर किलोमीटर होता है।
इसका उपयोग कितना किया जाता है, मात्र 713 प्रवाह होता है, लेकिन उपयोग में कितना किया जाता है, 46 घन लीटर यूज किया जाता है। बाकी सब कहाँ मिल जाता है, समुद्र में जाकर गिर जाता है। बाकी आपूर्ति कितना है, भूमिगत जल कितना है, 26.5 घन किलो लीटर है। और यहाँ पर कितना इसका उपयोग कितना किया जाता है, 24। तो लगभग इसका तो उपयोग किया नहीं जा। भूमिगत जल का उपयोग क्या होता है, ज़्यादा होता है प्रवाहित नदियों की अपेक्षा। दूसरा में है गंगा। कौन गा, गंगा। गंगा में 5250 घन किलोमीटर प्रवाहित होता है, जिसका मात्र उपयोग कितना किया जाता है, 250 घन किलोमीटर अरब घन मीटर उपयोग किया जाता है। और भूमिगत जल कितना है, 171 अरब घन मीटर है। इसका उपयोग क्या कितना जाता है, 157। तो लगभग क्या भूमिगत जल का उपयोग अधिक जो हो रहा है, और यहाँ प्रवाहित जल का उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। ब्रह्मपुत्रा। कौन पुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा में कितना है, 629 है। उपयोग इसको किया जाता है 24% किया जाता है उपयोग, यानी 24 अरब घन लीटर किया जाता है। वो प्रवाहित होता है 629 अरब घन लीटर प्रवाहित होता है। कर आपूर्ति इसका कितना है, 27% आपूर्ति है। और उपयोग इसका कितना किया जाता है, 24%। लगभग उपयोग पूरा कर ही लिया जाता है। गोदावरी। कौन दावरी, गोदावरी। गोदावरी 1105 की अरब घन लीटर है। तो इसका उपयोग कुछ 76.3 अरब घन लीटर में प्रयोग किया जाता है। भूमिगत जल का 40 पॉइंट है। इसी प्रकार आप इसको पूरा सारणी को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ जाएगा कि योग कितना है, 1992 पॉइंट इतना अरब घन लीटर है। इसका उपयोग मात्र हो रहा है 690 हो रहा है। और आपूर्ति भूमिगत जल कितना है, 431.52 है। इसका उपयोग हो रहा है 3956 हो रहा है इसका उपयोग मात्र। करा देश में भूमिगत जल की वितरण असमान है, यानी कि देश में भूमिगत जल क्या है, असमान है, यानी कि समान रूप से सगरो इसका वितरण है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, कौन दशा, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जल चट्टान भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहां भेदाय या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के ऊपरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा घाटी तक जो हिमालय नदियों का कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है, वे में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ कौन सा जल पाए जाते हैं, सर्वाधिक मतलब अधिक से अधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। एक अनुमानित के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश प्राप्त करता है। इसका अकेले उत्तर प्रदेश कितना प्राप्त करता है, 19% कर लेता है प्राप्त। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भूमिगत जल संसाधन की संभावना अधिक है। यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्या होता है, यहाँ भूमिगत जल का उपयोग क्या किया जाता है, अधिक से अधिक किया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्राफ दिया गया है कि 1905 में कितना मात्र 500 किया जाता था, फिर 500 किया जाता था, 100 और घटते चल गया जल की उपलब्धता। पहले था 5, फिर हो गया 1, फिर कितना हो गया 1, यानी कि 5117 घन मीटर था। अब हो गया 1879, अब हो गया 2025 तक कितना हो गया 1342, जो घटते जा रहा है जल उपलब्धता, और उपयोग करने वाला बढ़ रहे हैं और जल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जल की आपूर्ति के लिए बहुत दिक्कत परेशानी और समस्या हो जाएगा। अगला देखता है जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ होता है, जिसके बारे में हम लोग अब कल समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार के, हम कोई बुरा नहीं मानते, हम आपको, मेरा चलता है क्लास नहीं था, आप लोग पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ भी कि आप भी पढ़ें, और कोई भी परेशानी हो ना तो ज़रूर बताएं। तो लेकिन खाली एक बात ध्यान रखिएगा ना, उसमें कुछ मेरी भी क्या हो जाती है, मजबूरियाँ हो जाता है, जिसके कारण मेरे पास उतनी सुविधाएँ नहीं, उतने पैसे नहीं हैं कि हम वाईफाई लगा लें और एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास का वीडियो क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकें। लेकिन यही जो नेट देता है 1.5 GB देता है, उसी में आप सोच सकते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी में लगभग 1 GB या 1.5 GB के 1.25 GB के लगभग
मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे मेरे पास GB MB का अपलोड तक कम रहता है। तो अगर हम जैसे जैसे इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं ना, आप क्या कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे कुछ उससे इनकम होगा, तो मैं वाईफाई लगाकर आपको इस तरीक़े से पढ़ा रहे हैं। अगर उतना सुविधा प्राप्त हो जाएगा ना, तो मैं आपको बोर्ड लगाकर ऑफलाइन का क्लास वाला फीलिंग दूंगा। और मेरा गारंटी भी रहेगा, दावा भी रहेगा कि आपको एक एक प्रश्न, एक एक बात समझ में आएगा। ये इतना तोड़ के मैं बताऊंगा कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एक एक प्रश्न करके क्लास वाला बोले तो फ्री, ऐसा नहीं कि हाँ यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो 4 क्लास आज पढ़ा दिए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, एक एक क्लास कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कराइए और वीडियो के जितना हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, जिससे मेरे पास अगर सुविधा आते हैं तो मैं आपको उसके जरूर मैं लाभ पहुँचाऊँगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर हम लोग कल मिलते हैं।